नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं पंजाब के तरनतारन जिले के छबाल गांव में। जायजा लेंगे इस गांव में चल रही सरकारी योजनाओं का और बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। जानेंगे कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में वो लोग कितनी जानकारी रखते हैं, किस हद तक वे जागरूक हैं और किस हद तक वे लाभान्वित हुए हैं उन योजनाओं से। बातचीत करते हैं मनरेगा योजना के बारे में, जो साल में एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर रही है। जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि मनरेगा योजना के तहत उनके गांव में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। जी, आप हमें बताएं। मनरेगा के तहत हमारे गांव में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है जी। जहां पर हमारे गांव में सबसे पहले सीवरेज पै रहा है, जो पानी की बहुत गंदगी थी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और सबसे मेन जहां पर हमारे खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड बन रही है जी। और पानी की सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो दूर हो रही है। और हमारे गांव में सभी मिलकर मनरेगा का काम कर रहे हैं जहां पर सभी एक समान काम कर रहे हैं, जहां पर कोई किसी को काम की कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलकर भाई बहनों की तरह काम कर रहे हैं। मनरेगा के तहत हमारे गांव में किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। तो ऐसा कोई कार्य जो आने वाले समय में भी मनरेगा के तहत किया जा सकता है आपके गांव में, कर सकते हैं आप? ऐसा कोई कार्य बचा है कोई जो और कर सकते हैं हम मनरेगा के तहत? हमारे गांव में यही सोच है कि जैसे हम ये काम गांव के कर रहे हैं, सबसे पहले हम गांव का विकास करेंगे और सबसे मेन जहां पर स्कूल की है, हमारी कोशिश यही है कि हम सबसे मिल बांटकर जो स्कूल में सुविधा है जी, जो अब तक मिल रही है और जो अभी तक हमारे बच्चों को नहीं मिल रही, हमारी कोशिश यही है कि शहर की सुविधा हमारे स्कूल के बच्चों स्कूल में जहाँ पर गाँव में मिले जी। तो मनरेगा योजना के तहत इस गांव में कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं और मनरेगा योजना के तहत इस गांव में काफी कार्य हो चुके हैं और जैसे खेल के मैदान का निर्माण आदि, और साथ ही कुछ कुछ संभावित कार्य अभी बाकी हैं जो होना बाकी हैं लेकिन हो रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और जानते हैं मनरेगा योजना के तहत उन्हें कितनी जानकारी है। जी, आप हमें बताएं। मैडम जी, आप साढ़े जो सरपंच साहब ने, चेयरमैन साहब जी, सो बहुत ही तरीके ਦੇ ਨਾਲ जो पिंड ਦਾ विकास है योजना है जी, प्रधानमंत्री साहब जी की, उसके तहत बहुत ही लाभदायक काम हो रहा है जी। जो मनरेगा का काम चल रहा है वो भी बहुत सोहना सजे ढंग से चल रहा है जी। सो सभी रल मिल के काम मनरेगा दे कर रहे हैं। सो पिंड की सुविधा वास्ते सो जो केंद्र सरकार वालों ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो मनरेगा ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ मनरेगा ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ जी। तो मनरेगा योजना किस तरीके से एक वरदान साबित हुई है? जो व्यक्ति जी बहुत बहुत वरदान, क्या फायदा होता है एक व्यक्ति को मनरेगा के तहत? क्योंकि गरीब ਜਿਹੜਾ है वो इस काम करके तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे खा रहा है जी। हाँ जी। और मनरेगा योजना के तहत आपके गांव में कौन कौन से काम हुए हैं? अपने जो गलियां का काम है जी, जो ग्राउंड का काम है जी, जो कि 4 सफेरे जो सड़कों का काम है वो भी हो रहा है। बहुत ही सज्जे ढंग नाल काम करवा रहे साडे सरपंच साहब, चेयरमैन साहब जी। हाँ जी। तो हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से और जाना कि जो मनरेगा योजना है उस के तहत यहाँ पे काफी कार्य हो रहे हैं। सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और खेल के मैदान का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही लोगों में यहाँ काफी जागरूकता है मनरेगा योजना के तहत और वो इस योजना से काफी लाभान्वित भी हुए हैं।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को अधिनियम का रूप दिया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो लोग प्रतिदिन 220 रुपए की न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ाने के साथ उन्हीं के गांव में उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मनरेगा का लाभ सभी ग्रामीणों को मिलेगा, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। मनरेगा का लाभ लेने के लिए ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को ग्राम पंचायत के पास एक फोटो के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा कराना होता है। जांच के बाद पंचायत आवेदनकर्ता को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो जॉब कार्ड में होती है। पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को एक पंजीकृत व्यक्ति लिखित रूप से काम करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन देने के बाद दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जिन क्षेत्रों में इस वर्ष सूखे का प्रकोप हुआ है, वहां 100 दिनों के बजाय 150 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाता है। मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा के तहत गांव की जरूरतों के लिए अनुकूल जल संरक्षण और संचयन, नए वन, ग्रामीण संपर्क तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जैसे तटबंधों का निर्माण और मरम्मत आदि बनाए जाते हैं। मनरेगा में नए टैंक व तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत जमीन को समतल बनाने, वृक्षारोपण आदि कार्य भी कराए जा रहे हैं।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से जैविक खेती के बारे में। जानते हैं कि रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती क्यों अपनानी चाहिए किसानों को, और उनमें कितनी जानकारी है कि किस प्रकार से जैविक खेती बेहतर है उनकी खेती किसानी के लिए। जी आप हमें बताइए, जैविक खेती क्या है? जैविक खेती वो है जिसमें हम केमिकल के नहीं यूज़ करते हैं, और जैसे गोबर की खाद बनती है और गंडोए की खाद बनती है अर्थ से जी, उसका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक है जी, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं जी, और बीमारियां फैलाते हैं। इसीलिए हमें मतलब जैविक खेती के लिए मतलब ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो रासायनिक खेती को छोड़ के अगर आप जैविक खेती को अपनाएंगे, आपको क्या, आपकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपजाऊ शक्ति में कितना अंतर आता है? यही तो अवेयरनेस हमें लोगों को देनी चाहिए कि जैविक खेती से ज़्यादा पैदावार होती है, जबकि हमारे लोग सोचते हैं कि मतलब केमिकल नाइट्रोजन जी जैसे खादें यूज़ करके ज़्यादा पैदावार होती है, लेकिन ये गलत है जी। जैविक खेती से मतलब पैदावार भी ज़्यादा होती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। सेहत के लिए भी अच्छी होती है। साथ ही जैविक खेती से जो फसलें बनती हैं, फसलें होती हैं, उससे जो खाना बनता है, रोटियां बनती हैं, जो भी जैसे गेहूं से, तो उसमें क्या अंतर है? जो जैविक खेती से उपजी फसलें हैं और जो रासायनिक खेती से उपजी फसलें, उनमें अंतर क्या आता है? उनके अंतर कुछ ज़्यादा नहीं आता, ये है कि वो पौष्टिक होती हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जी। जैसे हम यूरिया खाद डालते हैं, वो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है जी, वो हमारे मतलब खानों में आती हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर हम जैविक खेती करेंगे तो नाइट्रोजन की कम मात्रा में आएगी और मतलब हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो दोनों खेती में से किस में ज़्यादा लागत लगती है? केमिकल की खेती में ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। जैविक खेती एक है भी सस्ती है जी, और है भी बढ़िया है, सेहत के लिए बढ़िया है जी। इसके लिए मैं तो सारे लोगों को कहूँगा कि सारे देश को लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप केमिकल खादें छोड़कर जैविक खेती को बनाएं
और अपने देश और अपने बच्चों की सेहत के सुधार करें। जी, तो हमने यहाँ बातचीत की एक ग्रामीण से, जाना कि रासायनिक खेती को छोड़कर उन्हें जैविक खेती क्यों अपनानी चाहिए। बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और जानते हैं कि जैविक खेती का क्या महत्व है आजकल के दौर में, आजकल की खेती किसानी में। जी, आप हमें बताइए। मैम, अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है जी, वातावरण की जी, वातावरण और हमारी सेहत की जी, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। उसका एक मेन कारण यही है कि हम जो केमिकल्स का इस्तेमाल है, रसायन का इस्तेमाल जो बहुत बढ़ गया है हमारी फसलों की उत्पादन में जी, तो वो हमें कम करना पड़ेगा। हमें ये केमिकल एग्रीकल्चर जो है, रासायनिक खेती छोड़कर जी, हमें जैविक खेती की तरफ जो है अपना रुझान बढ़ाना पड़ेगा। उस पर हमें मैम समस्याएं तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि अभी हमारे लोगों का भी फ़र्ज़ है, जो हमारा ख़रीदार है, कस्टमर है जी, कंज्यूमर है, उसको भी अपना थोड़ा मन बनाना पड़ेगा कि हम अगर एक स्टॉल पर जैविक प्रोड्यूस पड़ा है, एक पर रासायनिक है जी, तो हम जैविक को खरीदने में अपना रुझान बढ़ाएं कि हमें वो खरीदना है। पड़ा है मार्केट में अभी, लेकिन इतना हमें खरीदारों में इतनी वो जागरूकता नहीं है कि हमें वो खरीदना है। अगर वो खरीदेंगे तो अगर उसका खरीदार बढ़ेगा तभी किसान को पता चलेगा कि मैंने ये पैदावार जो है। तो कैसे जागरूकता फैल सकती है लोगों में कि उन्हें जैविक खेती अपनानी चाहिए? अगर जब हर गांव में जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको हम पहले इस सर्कल में ला सकते हैं कि तुम पहले ये अपनाओ, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी अपना लेंगे। अगर वो कामयाब होंगे और उनकी कामयाबी को देखकर दूसरे खुद ब खुद वो करेंगे, कामयाब तभी होंगे अगर उनकी प्रोड्यूस को, उनका जो भी उनका उत्पादन है उसका अच्छा मूल्य मिले, मतलब भाव मिलेगा और अच्छे से वो सेल हो जाएगा। और तभी होगा अगर जो लेने वाले हैं, जो कंज्यूमर वर्ग है, वो अपना रुझान बढ़ाएं कि हमने जो खरीदना है वो जैविक खेती की प्रोड्यूस ही हम खरीदेंगे। तो जैविक खेती के अंतर्गत आप किस किस तरह की खाद बना सकते हैं? पहले तो हमारा जो जानवरों का वेस्ट है, काउ डंग जिसको हम गोबर बोलते हैं जी, वो सबसे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स हमें मिलता है जी। दूसरा, जो भी ये पेड़ों से, पौधों से जो भी ये बायोमास गिरता है जी, ये सारा हम जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको हम एक खड्डे में डालकर उसमें अर्थवॉर्म, जिसको हम गंडोए बोलते हैं, अर्थवॉर्म का कंपोस्ट बनता है। वो बहुत ही इफेक्टिव है, सब्स्टिट्यूट है नाइट्रोजन का और डाया का जी। उसके बाद जो भी जानवरों का, उसमें मुर्गियों की खाद भी आ जाती है, जानवरों की भी आ जाती है, और ये पेड़ पौधों में जो भी गिरता है इसको भी हम सारा, घर का जो किचन का वेस्ट है जी, किचन वेस्टेज को भी हम डंप करके और उसको इस खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद हमने जो स्प्रे, जैसे कीटनाशकों का सब्स्टिट्यूट ढूंढा है जी, जैसे बटर मिल्क, हम लस्सी आपको पता है जी, उसको ज़्यादा हम रख लें, काफ़ी दिन तक उसको एक ड्रम में रख लेते हैं, और जितना भी वो पुरानी हो जाती है उतनी इफेक्टिव है अगेंस्ट दिस तेला इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, वो मेन प्रॉब्लम है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बड़े मेथड्स हैं, इसको हम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, IPM जी। वो हमारे यहाँ ये चल रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है किसानों के ट्रेनिंग कैंप लगाती हैं जी, जैविक खेती अपनाने के लिए जी, जी। उसमें हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोग्राम किसानों को समझाया जाता है जी। हम अपने गांव से भी टीम्स बनाकर उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं कि कुछ ना कुछ किसान जब सीखेंगे वो आकर करेंगे, वो कम से कम अपने गाँव को आकर सिखा सकते हैं। जो पहले टीम्स बनाकर हर गाँव से यूनिवर्सिटी में IPM के लिए भेजते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। उसमें और भी सारे तरीके बताए जाते हैं कि कैसे हमने फसल जो है वो मतलब कीड़ों के जो अटैक से और जो खाद की उसकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करनी है, उसमें सब बताया जा रहा है, ताकि वो आके अपने खेतों में इसको लागू करें, उनको देखकर दूसरा गाँव भी इसमें जी इनिशिएटिव ले। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसके तहत यहाँ के लोग जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग किस तरीके से जैविक खेती अपना सकते हैं, जैविक खेती अपनाने के क्या क्या उन्हें फ़ायदे होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोगों में काफ़ी जागरूकता है जैविक खेती के बारे में, क्यों रासायनिक खेती को छोड़कर उन्हें जैविक खेती अपनानी चाहिए, उसके क्या क्या उन्हें फ़ायदे हैं, साथ ही किस किस तरीके से खाद बनती है, कौन से प्रकार की खाद बनती है, गोबर की खाद बनती है, केचुआ से खाद बनती है, बायोमास से खाद बन सकती है। बहुत सारे तरीके यहाँ के ग्रामीण जानते हैं जिस तरीके से वो जैविक खाद बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं अपने खेती किसानी में। साथ ही लोगों में ये भी जागरूकता है कि उन्हें रासायनिक खेती क्यों छोड़नी चाहिए और उससे उपजाऊ शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनकी लागत भी कम होती है।
आइए बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और जानते हैं कुछ और सरकारी योजनाओं के बारे में। देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। करीब 60% लोगों का व्यवसाय कृषि पर ही आधारित है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि की पैदावार को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए किसान पैदावार को बढ़ाने के लिए खेतों में लगातार रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि तो होती है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सीमांत और छोटे किसानों के पास कम जोत की जमीन होने से किसान रासायनिक उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खेती में अधिक लागत लग रही है और इससे पानी, मिट्टी और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए किसानों के पास विकल्प के रूप में जैविक खेती का सहारा रह गया है। जैविक खेती का इतिहास काफी पुराना है। पहले जैविक खेती ही थी जिसने इतने लंबे समय तक लगातार अन्न उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखा था। आधे राज्य ऐसे हैं जहां जैविक खेती की शुरुआत हो चुकी है। जैविक खेती में फसलों में रासायनिक उर्वरकों की जगह कंपोजिट खाद का इस्तेमाल किया जाता है और आज हमने बातचीत की पंजाब के तरनतारन जिले के छबाल गांव के लोगों से। बातचीत की उनसे और जाना कि उनमें कितनी जानकारी है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर, साथ ही वो किस हद तक लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से और किस हद तक वो दूसरों में जागरूकता फैला रहे हैं उन योजनाओं के बारे में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गाँव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।